बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सीधा रुख करते हैं सुल्तानपुर का। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मधुरेंद्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देखिए, फिलहाल इस वक्त जो हमारे ठीक पीछे हम आपको दिखा रहे हैं C-130 हरकुलस उतर चुका है और इस विमान को आप देखिए कि जहां इस वक्त एयर स्ट्रिप पर मूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहला विमान है C-130 यहां उतरा है। अगले विमान से प्रधानमंत्री यहां उतरने वाले हैं। इस वक्त आप देखिए कि इस वक्त एयर स्ट्रिप पर जो मूवमेंट है C-130 का वो 0.0 से और इस वक्त 0.6 की तरफ दिखाई दे रहा है, जहां पर यह ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है। ये ट्रांसपोर्ट विमान है भारतीय वायुसेना का C-130 हरकुलस, जो कि यहाँ पर उतरकर अपनी ताकत का न सिर्फ एहसास दिला रहा है बल्कि एक तरह से समूचे ही कार्यक्रम का आगाज इसके जरिए आप समझ सकते हैं। इसके ठीक बाद लगभग 1:26 पर अगला विमान जो उतरेगा उसमें प्रधानमंत्री को आना है और तकरीबन कह सकते हैं कि 5 से 6 मिनट बाद जो है वो प्रधानमंत्री का विमान यहाँ उतरेगा। लेकिन इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं C-130 का मूवमेंट, जो कि इस वक्त जो है हम देख सकते हैं कि ये समूचा विमान जो है वो आपको दिखाई दे रहा है। C-130 आप देखिए कैमरे के जरिए जो है अब आगे की तरफ और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके लैंडिंग के साथ ही यहाँ पर आप समझिए कि जो दृश्य था वो कह सकते हैं कि समूचे ही कार्यक्रम में एक तरह से 4 चांद लगाने वाला था, क्योंकि यही इंतजार सुबह से यहाँ पर बैठी हुई जनता कर रही है कि भारतीय वायुसेना के विमान यहाँ पर उतरने शुरू हों। और पहला विमान जो कि यहाँ पर टच डाउन हुआ, लैंडिंग हुई, वो C-130 का था। और आप देखिए ठीक सामने आपको दिखा रहे हैं कि एयरफोर्स के जो अधिकारी हैं वो इस विमान के लैंडिंग के बाद जो है अभी भी अगले विमानों की तैयारी में जुटे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर समूचा एक तरह से सेटअप जो है वो एयरफोर्स के हवाले है। हम देख रहे हैं जो मंच है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन का, उसके ठीक साथ लगा हुआ जो एक्सप्रेसवे है ये पूरा एयर स्ट्रिप में तब्दील हो चुका है। और यहीं पर हम आपको दिखा रहे हैं कि जो समूची तैयारियां हैं वो मूर्त रूप ले चुकी हैं। और अब जबकि C-130 एक उतर चुका है, अगला विमान प्रधानमंत्री का आना है जिसकी तैयारी चल रही है। तो इस तरह से जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो समूचा कार्यक्रम है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खासतौर पर माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। एक अपडेट आप करें कि ये जो विमान की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये वो विमान नहीं है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, ये प्रायर लैंडिंग विमान है C-130 का। इसके बाद अगला जो विमान आएगा उसमें प्रधानमंत्री को लैंड करना है। फिलहाल जो विमान देख रहे हैं वो प्रायर लैंडिंग यहाँ पर इसने किया है। जी मधुरेंद्र। तो बस 5 से 6 मिनट का और इंतजार करते हैं और अगला विमान जो C-130 उतरेगा उसमें प्रधानमंत्री मोदी को यहाँ पर हम देखेंगे उतरते हुए। और फिलहाल इस वक्त हम देख रहे हैं कि जो समूचा ये इलाका है खासतौर पे वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा है, क्योंकि कार्यक्रम के शुरू होने में महज 5 से 6 मिनट का वक्त और है और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ये बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री का विमान है उसके उतरने के साथ ही इस कार्यक्रम को शुरू कर दिया जाएगा। फिलहाल चूंकि ये विमान आगे मूव करते हुए ATC के पास चला गया है और वहाँ पर हम देख रहे हैं कि अभी कुछ गतिविधियाँ चल रही हैं जो तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे की तरफ है। और वहाँ से जो मूवमेंट है वो हमें दिखाई दे रहा है कि इस विमान से भी एयरफोर्स के कुछ अधिकारी उतरते हुए दिखाई दे रहे हैं और कुछ अमला एयरफोर्स का इस वक्त उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री को जो आना है वो आपको मैं दिखाऊं कि ठीक आप यहाँ का जो मंच हमारे ठीक सामने का मंच देख रहे हैं, यहाँ प्रधानमंत्री को आना है और इस मंच पे प्रधानमंत्री जब आएंगे तब ये फॉर्मली प्रोग्राम शुरू होगा, जिस प्रोग्राम में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जो इस हरकुलस विमान के लैंड करने के अलावा कुछ और हलचल आपको नजर आ रही है क्या? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री पहुंच चुके हैं। देखिए बिल्कुल उनका आगमन यहाँ पर हो चुका है, लेकिन ये विमान इस वक्त जो हरकुलस लैंड किया है वो जो उद्घाटन मंच है इस मंच से काफ़ी दूर जाकर इस वक्त जो है वो रुका है। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 1 किलोमीटर आगे जाकर रुका है, जबकि इसकी लैंडिंग ठीक प्रधानमंत्री के मंच के ठीक साथ लगे हुए जो एयर स्ट्रिप है उस पर हुई थी। लेकिन अब ये विमान जो है आगे की तरफ बढ़ता हुआ करीब 1 किलोमीटर आगे जाकर रुका है, जहाँ हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की गतिविधियाँ चल रही हैं। फिलहाल की जो गतिविधियाँ हैं उसमें हम देख पा रहे हैं कि अभी सबसे पहले कुछ एयरफोर्स के अधिकारी उतरे हैं और उसके अलावा अभी भी कुछ लोग उतरने का सिलसिला जारी है। यह मंच से तकरीबन 1 किलोमीटर के आगे की गतिविधियां हैं जो हम लोकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। वहां की जो चल रही एक्टिविटी है उसे हम एक तरह से पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो C-130 है वहीं पर खड़ा है, लिहाजा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा खासतौर पर कि इस विमान के प्रायर लैंडिंग का जो पर्पस है वो क्या रखा गया। क्या ये सुरक्षा कारणों से एक विमान पहले उतारा गया या प्रधानमंत्री को इसी विमान में लेकर जो आने का
कार्यक्रम था वो पूरा हुआ। तो जाहिर है कि ये जो समूचा एक तरह से चल रही गतिविधियां हैं उसे लोकेट करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये पता चले कि प्रधानमंत्री का काफिला क्या यहाँ पर अगले 5 से 7 मिनट में पहुंचने वाला है, क्योंकि जो तय समय है उसके मुताबिक 1:26 में उनके विमान को लैंड होना है और उसी का इंतजार जो है इस वक्त यहाँ पर करते हुए तमाम सुरक्षा अधिकारी और खासतौर पर अगवानी करने के लिए जो सीएम खड़े हैं उनका दिखाई दे रहा है। चलिए आप नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट होगी लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तस्वीरें इस वक्त हम आपको सीधी दिखा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। हमारे साथ समाजवादी पार्टी और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं। आलोक अवस्थी साहब, आपने सुना था अजीज खान साहब को, वो तो सिरे से खारिज कर रहे हैं आपके दावे को। देखिए, मैंने पहले भी कहा था, विकास एक सतत प्रक्रिया है। जिसको भी मैंडेट मिलता है जनता का, वो अपना विकास का एजेंडा लाता है। अखिलेश यादव जी ने एक एजेंडा लेके आए थे प्रदेश के अंदर की अपराध करवाएंगे, दंगाग्रस्त प्रदेश था, दंगाइयों का संरक्षण करते थे और तुष्टिकरण करते थे, पलायन करवा रहे थे। आज इस एक्सप्रेस वे में भी भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने 3000 करोड़ रुपए की बचत करी है। अखिलेश यादव जी को बताना चाहिए कि ये 3000 करोड़ रुपए किसकी जेब में जाने वाले थे। क्या जल्दबाजी थी कि जब जमीन का अधिग्रहण भी नहीं हुआ था और आप टेंडर करके गए थे, पैसा कहां से आएगा इसकी कोई व्यवस्था करके नहीं गए थे। तो ये एक तरीके से आधी अधूरी तैयारी करना और 60,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं करके चले जाना और बाद में आज जब डेवलपमेंट की काम कर रहे हैं, हम लोग गरीब कल्याण की तमाम योजना जमीन पर ला रहे हैं, उसको ये कहना कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। तो एक तरीके से ये एक मुंगेरी दाल के हसीन सपने हैं जो देख लेते हैं और एक ठीक है। अवस्थी साहब माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं। सीधी तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उतर चुके हैं विमान से। इस वक्त की सीधी तस्वीरें उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके की, सुल्तानपुर की इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत आज से हो रही है। और ये सीधी तस्वीरें देखिए, हरकुलस विमान से पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीधी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है। ये तस्वीरें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुरुआत की हैं, जहां प्रधानमंत्री पहुंचे हैं हरकुलस विमान से। और ये दरअसल में विमान जहां पर उतरा है, वहां से जो कार्यक्रम स्थल है, जो मंच है, वहां तक अब पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी और उसके बाद औपचारिक तौर पर शुरुआत होनी है इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की। लेकिन उससे पहले इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ इस वक्त उसी जगह मौजूद हैं जहां प्रधानमंत्री पहुंचे। और देखिए, उनके स्वागत करने के लिए उत्तर प्रदेश की राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहले से मौजूद हैं। और यहां से ये जो पूरा काफिला है, ये दरअसल में मंच तक पहुंचेगा। मधुरेंद्र, कितनी दूरी है लगभग मंच तक पहुंचने की और क्या कार्यक्रम इस वक्त उस जगह होना है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने वाले हैं? बाबा साथ में नहीं है, आगे जा रहे हैं। बिल्कुल, तकरीबन यहाँ से 1 किलोमीटर आगे हम आपको दिखा रहे हैं C-130 खड़ा है और C-130 के पास जो है वहाँ पर प्रधानमंत्री का काफिला उतरा है। इस विमान के जरिए सबसे पहले एयरफोर्स के कुछ अधिकारी और साथ ही उसके बाद PMO की जो टीम है वो उतरी और उसके ठीक बाद जो प्रधानमंत्री हैं वो इसी विमान से बाहर निकले। हम कह सकते हैं कि तकरीबन इस मंच पर जहाँ प्रधानमंत्री को आना है, इससे लगभग 1 किलोमीटर आगे जो है लगभग पॉइंट नंबर 8 को हम लोकेट कर पा रहे हैं, जो इस पूरे एयर स्ट्रिप पर है। पॉइंट नंबर 8 पर जाके उनका विमान C-130 जो है वो रुका। हालांकि लैंडिंग जो है वो बिल्कुल 0 और 1 के बीच हुई थी और वहां पर जाकर ये लैंडिंग हुई है, जहां पर प्रधानमंत्री जो है वो निकलकर और वहां से ये बताया जा रहा है कि अब गाड़ी के जरिए, अपने काफिले के जरिए तब उस मंच पर आएंगे जहां से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उन्हें उद्घाटन करना है। तो आप समझ सकते हैं कि तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी जो है वो प्रधानमंत्री को अपने काफिले के जरिए, अपने गाड़ी के जरिए तय करना है। हालांकि लैंडिंग जो है वो बिल्कुल उनके जो मंच है उसके ठीक पीछे वाले हिस्से में हुई, जो कि 0 और 1 का एयर स्ट्रिप का हिस्सा है। लेकिन ये विमान आगे की तरफ बढ़ता हुआ उस जगह पर जाके रुका जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल बना हुआ है और ये पॉइंट जो है वो 8 नंबर का पॉइंट है। तो लगभग 800 मीटर आप कह सकते हैं दूरी जो है वो यहाँ से होगी। बिल्कुल मधुरेंद्र, माफ कीजिए आपको रोक रहा हूं। NK सिंह सर, इस वक्त हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उस कार्यक्रम स्थल की जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित करना है। तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी संख्या में स्थानीय लोग पहुंचे हैं अपने नेता को सुनने के लिए, देश के PM को सुनने के लिए। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल की एक ऐसी अधूरी मुराद आज पूरी हो रही है जिसका इंतजार सालों से, दशकों से पूर्वांचल कर रहा था? देखिए, आम जनता को तो जब ये यूज करने लगेगी ये सड़क और उसका लाभ मिलेगा, तब समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी क्रांतिकारी कदम है, ये कितना बड़ा। लेकिन
हम ये बता सकते हैं विकास को समझने के लिए कि ये एक बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और जो लिंक रोड इसके साथ बनाए हैं, खास करके वो इंपॉर्टेंट है, उन जगहों पे जहां अंबेडकर नगर, संत कबीर नगर, इस तरह की जगहों पे कभी भी आपको रोड नहीं मिला करते थे। मुझे याद है कि जब हमें गाजीपुर जाना होता था, बलिया जाना होता था, तो पसीने छूट जाते थे, मजबूत गाड़ी लेनी पड़ती थी। तो ये एक बड़ा कदम है, और खास करके तब जबकि आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी। मतलब पेरिशेबल गुड्स, गांव में जो उत्पादन होगा सब्जियों का, वो उसी समय बनारस, गोरखपुर, कबाल टाउन जितने भी कहते हैं, और वही नहीं, वो आगरा तक पहुंच सकता है, दिल्ली पहुंच सकता है। तो ये मुझे लगता है कि एक बड़ा कदम है। जहां तक ये बात सही है कि समाजवादी पार्टी के टाइम में कंसीव किया गया था, ये बिल्कुल सही अजीज खान ने बताया कि उस समय कंसीव हुआ था, और जो लैंड एक्विजिशन हुआ था वो मॉडल इतना जबरदस्त था कि पूरे भारत में उस मॉडल की चर्चा हुई, जिसमें कि किसानों को 4 गुना मार्केट रेट का 4 गुना देने का कंसेप्ट था। तो ये सब चीजें हुई थी, काफी कुछ उसमें चीजें की गई थी। लेकिन यह बात सही है कि ये इस समय जो मुकम्मल हो रही है और कंसेप्चुअलाइज इस तरह किया गया है, लिंक रोड के साथ कनेक्ट करके। आप देखिए, गाजीपुर से आप गौर कीजिएगा, आजमगढ़ से एक लिंक रोड गोरखपुर जाएगी, वो कई चीजों को जोड़ेगी। इधर से बलिया जाएगी, और बलिया के बाद वो बिहार चली जाएगी। तो जो बाद में कंसेप्चुअलाइज लिंक रोड्स को किया गया है, वो पूरे पूर्वांचल के 25 जिलों के लिए एक बहुत बड़ी नियामत है जो इस समय मिल रही है। इनके सर, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, मामला सियासत और चुनाव से जुड़ा है। अमूमन कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में आप विकास कितना ही कर लीजिए, लेकिन विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है, वोट धर्म और जाति पर ही पड़ता है। क्या आपको लगता है कि पूर्वांचल जैसे अपेक्षाकृत एक पिछड़े इलाके को अगर विकास की मुख्यधारा से जोड़ा जा रहा है, उसके बाद भी इसी सोच पर कायम रहना होगा कि विकास पर वोट नहीं मिलेगा, या ये सोच बदल सकती है, ये मिथक टूट सकता है? आपने, अनुराग, बहुत मैं तारीफ करूंगा, आपने बड़ा बढ़िया सवाल पूछा है, और आप चूंकि डेवलपमेंट को समझते हैं, आप जरा गौर कीजिएगा। अगर समाजवादी पार्टी ने इसको जो कह रही है, अगर यह मुकम्मल कर दिया होता, तो उसको आप विकास करते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, विकास का मैसेज आप कैसे देते हैं, विकास से कन्विंस कैसे करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और उसके लिए पार्टी का कैडर, आप जैसे देखिए, आज आप ये उतार रहे हैं, ट्रांसपोर्ट है, पुलिस उतार रहे हैं, कितना बड़ा स्पेक्टेकुलर ये वो है कि आप फाइटर प्लेन्स उतारेंगे, ट्रांसपोर्ट प्लेन उतारेंगे, देश का प्रधानमंत्री आएगा, और ये पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है। इंडिया में भी इस तरह की रोड्स बन रही है, हाईवेज बन रहे हैं, जिसमें कि आप फाइटर प्लेन लैंड कराएंगे जब क्राइसिस कैसी आती है, वॉर के टाइम में। और आप ध्यान रखिएगा, गोरखपुर में हमारा बहुत बड़ा एयरबेस है, एयरबेस है, इसीलिए किया गया है कि ये सेकेंडरी ऑप्शन होगा कि अगर हमें वॉर की जरूरत पड़ेगी तो हम यहां से भी टेक ऑफ लैंड करा सकते हैं। तो ये जो मैसेज जा रहा है, विकास करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि मासेस में अपने उस विकास को प्रति आप मैसेज क्या दे रहे हैं, कन्विंस कितना कर पा रहे हैं। और बीजेपी इसके मामले में एक्सपर्ट है, वो उसके जो स्पेक्टेकुलर आज आप जो देख रहे हैं, ये अपने आप में बताता है कि भाई समाजवादी पार्टी ने जो कुछ किया था वो उसको मैसेज नहीं दे पाई, ये उसकी कमजोरी रही है, क्योंकि कैडर नहीं था। आज भी वही चीजें हैं, बीजेपी के कैडर और आज का जो ये शो है, ये एक बड़ा मैसेज देगा ईस्टर्न यूपी में। आलोक अवस्थी साहब, एक बड़ी चुनावी राहत के तौर पर आपको भी नजर आता है ये अपना पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्योंकि कहा जाता है कि जिसने पूर्वांचल में बढ़त बना ली, उसने उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में बढ़त बना ली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में बढ़त बनाई हुई है, और खाली पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नहीं, इसके साथ ही साथ बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का भी अगले महीने उद्घाटन होने जा रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे की बात एनके सिंह साहब ने कही, बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने इस सड़क की महत्वता पे अपना जो है प्रकाश डाला है। और ये बात सही है कि भारतीय जनता पार्टी ने बिना भ्रष्टाचार किए, बिना किसी तरह की लूटमार किए इतनी बड़ी सड़क बनाई है, 3000 करोड़ रुपए बचाए हैं, यानी कि 3000 करोड़ रुपए एक बड़ी रकम होती है। और एनके सिंह साहब को पता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के क्या मापदंड है। पहले की सड़क जो बनाई थी अखिलेश यादव जी, वो 4.5 मीटर चौड़ी का उनका एवरेज था। अब हमने जो सड़क बनाई वो 5.5 मीटर चौड़ी सड़क का हमारा एवरेज है। तो सीधी सी बात यह है कि हमने उसकी गुणवत्ता और उसकी जो है चौड़ाई भी बढ़ाई है, उसकी लंबाई भी बढ़ाई है।
और साथ ही साथ आलोक हमने अवस्थी पैसे साहब की माफ बचत कीजिए, भी मैं करी आपको है। रोक रहा हूं, जरा हमारे सहयोगी मधुरेंद्र का रुख करते हैं। मधुरेंद्र, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कुछ गाड़ियां पहुंची हैं, वायुसेना के अधिकारी हैं, और क्या कुछ हलचल आपको नजर आ रही है? देखिए हलचल इस वक्त जो है वायुसेना की यहाँ पर दिखाई दे रही है। इन हलचलों में देखिए कि किस तरह से वायुसेना अब तैयार है और अगली तैयारी यही है कि किस तरह से अब आगे के जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं उनको उतारे जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री अब मंच की तरफ जाकर पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, जनता को संबोधित करेंगे। और उसके बाद का जो सबसे बड़ा आकर्षण है इस समूचे ही एक्सप्रेसवे पर, वो इसी एयर स्ट्रिप का है, जहाँ पर एक के बाद एक हम देखेंगे कि जगुआर, EN-32 सुखोई के साथ साथ मिराज जैसे विमान उतरेंगे, और आखिर में जो है हम देखेंगे कि सूर्य किरण के साथ जो है वो एक्रोबैटिक्स की टीम होगी। तो उसकी तैयारी में हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हमारे ठीक पीछे जो है मंच की एयरफोर्स की तैयारी चल रही है। और ये तैयारियां इसलिए चल रही है क्योंकि सबकी निगाहें अब इसी कार्यक्रम पर अड़ी हुई है, एयर शो पर टिका हुआ है। और इस समूचे ही एक्सप्रेसवे की जो सबसे बड़ी खासियत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये दूसरा ऐसा एक्सप्रेसवे है जहां पर भारतीय वायुसेना के विमान न सिर्फ लैंडिंग कर सकते हैं बल्कि यहां से उड़ान भरते हुए दुश्मन पर जो है वो सीमा की तरफ जाकर सीधे प्रहार कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इस समूचे एयर स्ट्रिप के अगले जो कार्यक्रम है उसकी तैयारी में एयरफोर्स की टीम जुटी हुई है, जिसका नजारा हम आपको यहाँ से दिखा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर अजीज खान, आपने सुना आलोक अवस्थी साहब को। हालांकि एनके सिंह साहब कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की जो शुरुआत है वो एक तरीके से आपने की थी, लेकिन देखिए 5 साल आपकी सत्ता में एक एक्सप्रेसवे आपके नाम पर आता है, आगरा से लखनऊ। योगी सरकार दावा कर रही है कि अब तक 4 एक्सप्रेसवे तो हम शुरू कर चुके हैं, जिसका जिक्र आलोक अवस्थी साहब कर रहे हैं। आपने रोड नेटवर्क पर, एक्सप्रेसवे पर जो खर्च किया बजट में, वो तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए के आसपास। योगी सरकार दावा कर रही है 1 लाख करोड़ से ज्यादा। एक बड़ा अंतर है। 2-3 बातें हैं अनुराग जी, आपने मुझे बहुत लेट में मौका दिया। पहले तो मैं खर्चे पे आ जाऊं। जो आप देखिए जो साइट है यूपी ईडा का, उस पे अगर आप देखेंगे तो हमने जो आगरा एक्सप्रेसवे बनाया था वो 302 किलोमीटर बनाया था 14,937 करोड़ रुपए में। और जो हमारा प्रपोजल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का है ये 353 किलोमीटर का था, जिसमें इन्होंने गोरखपुर लिंक को काट दिया, बनारस लिंक को काट दिया इन्होंने, यानी जाकर के 340 किलोमीटर रहेगा, 12.5 किलोमीटर घटा दिया इन्होंने। एक बात, 340 किलोमीटर की जो खर्च आया है वो 23,349 करोड़ रुपए आए हैं। और इसको देखा जाए तो जो आगरा एक्सप्रेसवे है वो 49 करोड़ रुपए पर किलोमीटर इसका खर्च आया था, लेकिन समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जो खर्च आया है वो 68 करोड़ रुपया पर किलोमीटर आया है, यानी 38% ज्यादा खर्च आया है। तो इन्होंने बचाया कैसे ये हम नहीं जान पा रहे हैं। पहली बात, नहीं, मैं तो कह ही नहीं रहा बचाना। मैं कह रहा हूं आपके खाते में एक एक्सप्रेसवे, योगी सरकार के खाते में 4 एक्सप्रेसवे, आपके खाते में 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, योगी सरकार के खाते में 1300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। मैं तो ये समझ रहा हूं। बता रहा हूं ना, इन्होंने कहा गोरखपुर लिंक जो एक्सप्रेसवे है उसमें अभी अर्थवर्क तक नहीं हुआ है, अभी उसका डीपीआर तक फाइनल नहीं हुआ, उसका अलाइनमेंट तक फाइनल नहीं हुआ। एक बात, बुंदेलखंड जो एक्सप्रेसवे है उसमें अभी 30% काम हो पाया है। गंगा एक्सप्रेसवे जिसकी बात बार बार जिक्र कर रहे हैं 2007 में प्रस्तावित था, केवल 93% अभी सिर्फ उसमें लैंड को भूमि अधिग्रहण हुआ है, लैंड एक्विजिशन हुआ है। काम कहां हुआ? ये कोई एक ऐसा काम बताएं जिनका इन्होंने शिलान्यास किया हो और फीता काटा हो। कोई एक ऐसा काम नहीं है। बनारस में जो माननीय सांसद, माननीय प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है, वहां मेट्रो तक नहीं चला पाया। ये बुलेट ट्रेन कह रहे थे, वादा किया था 7 साल कानपुर में शुरू हो गई है। अजीज खान साहब, सुनिए मेरी बात, एक कानपुर जाइएगा सर। ठीक है, आपने जो सवाल खड़े किए उनका जवाब मैं लूंगा। एनके सिंह सर, जो बात यहां पर विपक्ष के नेता कह रहे हैं, क्या उन बातों में दम है? क्या योगी सरकार के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर प्राथमिकता को सिरे से खारिज कर देना चाहिए? ये राज्य सरकार के आंकड़े हैं। पिछले 5 साल में 300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे, मौजूदा सरकार का 1300 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे। नहीं, वो गलत होगा, उसको खारिज करना तो दूर है, उसको सराहना मेरे ख्याल से अपोजिशन को भी करना चाहिए कि रोड कंस्ट्रक्शन में एक बड़ा डायमेंशन हुआ है। हाँ, जहां तक ये 62 का मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से 63 करोड़ आ रहा है, 63, और बिल्कुल सही है। उस समय जो कॉस्ट एस्केलेशन हुआ है उसके बाद से, उसकी वजह से भी कॉस्ट बढ़ी होगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई करप्शन का इशू है, लेकिन हाँ, अगर 50 करोड़ उस समय लग रहा था, इस समय अगर 63 करोड़ लग रहा है तो कोई उसमें गलती नहीं, क्योंकि रोड वाइडनिंग भी ज्यादा हुई है और उसके अलावा जो लिंक्स रोड है उस पर भी खर्च आया है। लेकिन दूसरा यह है कि ये जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई जो भी क्रेडिट लेता है, अगर चुनाव के समय
कोई क्यों नहीं, कोई हर पॉलिटिकल पार्टी को लेना चाहिए। अगर आपने नहीं लिया है उसका, उस समय अगर आपने पूरी रफ्तार से बना दिया होता तो 5 साल तो कम नहीं होते हैं, बनवा के आप उसका क्रेडिट ले सकते थे। अगर आपने नहीं लिया तो ये आपकी गलती है। अगर आप अपने विकास, अगर आपने किया है तो अपने विकास को अगर मासेस को कन्विंस नहीं कर पाते तो ये आपकी गलती है। इस समय अगर योगी सरकार ने सड़कें बनवा के एंड रिजल्ट ये दिया है कि कल से उस पर गाड़ियां दौड़ेंगी, तो जाहिर है कि वो पॉलिटिकल बेनिफिट लेंगे। ये एडवर्सेरियल डेमोक्रेसी में हमेशा ये स्पर्धा चलती है, तो आप उसको डिगेट कीजिए, लेकिन हकीकत यह है कि अगर उस पर हरक्यूलिस उतर रहा है, अगर उस पर फाइटर प्लेन्स उतर रहे हैं तो बड़ी बात, रोड की क्वालिटी भी अच्छी है और वो भी फाइटर प्लेन ऐसा उतर रहा है, चौड़ाई आप समझ सकते हैं। जी बिल्कुल सही है। अजीज खान साहब, देखिए सर, 2-3 बातें मैं कह दूं। देखिए, नाम और रंग बदलने को अगर बीजेपी काम कहती है तो साहब इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने सिर्फ एक काम किया, समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस का नाम बदल करके पूर्वांचल एक्सप्रेस भी कर दिया। इन्होंने नाम 4.5 साल में सिर्फ नाम बदला है, चाहे वो इकाना स्टेडियम का मामला हो, चाहे वो डायल 100 का मामला हो, XYZ, यहां तक कि दूसरों के काम, समाजवादी पार्टी के काम को ही अपना काम बताते हैं। हम जानना चाहते हैं आज वहां जल्दबाजी में उद्घाटन करने की क्या जरूरत थी? वहां सर्विस लेन नहीं है, एनके सिंह साहब बता रहे हैं, मैं उनको भी बताना चाहूंगा, मैं मौके पे गया था, प्रैक्टिकल मैंने देखा है। वहां साहब टॉयलेट्स नहीं है, वहां फूड पॉइंट्स नहीं है, सर्विस लेन नहीं है, वहां जो सिक्योरिटी नॉर्म्स होने चाहिए प्रॉपर वो नहीं है। आप देखिए वहां जो मीडियन होता है, इंडियन रोड कांग्रेस का जो नॉर्म है कि साहब मिनिमम 12 मीटर होना चाहिए, मैक्सिमम 22 मीटर, 5.5 मीटर का है मीडियन। कोई एक्सीडेंट होगा कैसे उसको अजीज खान साहब, आपके सारे सवाल वाजिब हो सकते हैं सर, लेकिन ये वो सवाल हैं जो आपके द्वारा बनाए गए आगरा से लखनऊ एक्सप्रेस पर भी लागू होते हैं। आलोक अवस्थी साहब, कुछ कहेंगे आप? अजीज खान साहब बहुत होशियारी से बताना भूल गए कि उन्होंने जरूर, मैं कहता हूं कि आगरा एक्सप्रेस वे बनाया था, लेकिन 2000 करोड़ रुपए लगभग उस पर भारतीय जनता पार्टी सरकार में भी काम हुआ है। आप अगर हमारे एक्सप्रेस वे को आप अधूरा बता रहे हैं, जबकि पूरा एक्सप्रेस वे बन गया है। प्रधानमंत्री उसका उद्घाटन तभी करते हैं कि जब कुछ काम पूरा हो जाता है। और मैं एक बात और प्रकाश में डालना चाहता हूँ, इन्होंने बड़ी होशियारी से जो एक्विजिशन की कॉस्ट है उसको भी जो है रोड की बनवाने की कॉस्ट पे जोड़ दिया है, जिसकी वजह से हमारे रोड को महंगा बता रहे हैं। 3,500 करोड़ रुपए का हमने जो है बचत करी है इस रोड पे। एक्विजिशन की कॉस्ट को जोड़ना ये बहुत जो है बाजीगरी जो कर रहे हैं समाजवादी पार्टी प्रवक्ता, ये उचित नहीं है। एक बात मैं और कहूंगा, 15 वर्षों में समाजवादी पार्टी और बसपा की सरकारें रही हैं, कुल 467 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे दोनों सरकारों ने मिलकर बनाया था, जबकि योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 5 साल के अंदर हमने 641 किलोमीटर के एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के अंदर बनाए हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है जो देश लेकिन आलोक अवस्थी साहब, जरा इसके साथ ये भी बता दीजिए कि क्या उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा की तरफ से अब विकास के मुद्दे पर ही लड़ा जाएगा? जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कमेटी आपने बनाई है, उस मैनिफेस्टो में सिर्फ विकास का ही जिक्र होगा और वही रैलियों में दिखेगा भी? निश्चित बात है, हमने हमेशा विकास की बात करी है, हमने गरीबों के विकास की बात करी है, हमने जिनके पास बेघर थे उनको भी 44 लाख ऐसे लोग हैं जिनको बेघर थे, उनको हमने घर दिए हैं। हमने किसानों को भी विकास की बात करी है। 6,000 रुपया हम अगर उनको दे रहे हैं तो हम बराबर हर साल उनको दे रहे हैं। हम अगर रोड बना रहे हैं तो वो जनता के लिए बना रहे हैं। जब जनता रोड पर चलेगी तो उस पर जो है उद्योग लगेंगे, उसके ऊपर मंडियां बनेंगी, इस तरह के तमाम उद्योग और धंधे बनेंगे। इनके सर, आप सहमत हैं इस बात से? क्या 2022 का यूपी का विधानसभा चुनाव विकास पर ही लड़ा जाना है हर दल की तरफ से? नहीं अनुराग, आप भी जानते हैं, आप बहुत समय से इसको देख रहे हैं, विकास एक पब्लिक में कहने की चीज होती है, न तो पब्लिक उससे बहुत ज्यादा वोट करती है, मुद्दे और भी होते हैं। तो कोई भी पार्टी सिर्फ विकास पे चुनाव, खास करके रूलिंग पार्टी, ये मैसेज तो जरूर देती है, मंचों से हम विकास ही कहते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सटल चीज है, क्योंकि भारतीय समाज जो है वो जाति धर्म कई चीजों में बटा हुआ है और इमोटिव होता है, भावनात्मक होता है। लिहाजा दुनिया की कोई पार्टी और खास करके भारत में भारतीय जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सिर्फ विकास पे चुनाव लड़े तो उस दिन वो खत्म हो जाएंगे। विकास मंचों से कहने के लिए होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने के लिए होता है, न तो जनता उससे मुतासिर होती है। हाँ, विकास का मैसेज से जनता ही समझती है कि हाँ ठीक है, बाई एंड लार्ज ठीक है, लेकिन जो मुद्दे होते हैं वो पीछे से आते हैं और वो जाति धर्म ये तमाम होते हैं, जिसपे कि भारत में आज भी वोट पड़ रहे हैं। ये अच्छी स्थिति नहीं है, लेकिन विकास अगर मुद्दा होता सिर्फ
तो ये पॉलिटिकल पार्टीज आज भारत के विकास की रफ्तार बिल्कुल डिफरेंट होती। विकास भी हो रहा है, लेकिन सिर्फ ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी का नहीं होता, बाकी बहुत सारी चीजें आप होती चूंकि है जो पूर्वांचल उसमें से जोड़ी ही जाती आते हैं एनके सर, तो मैं पूर्वांचल के जातीय समीकरण को भी आपसे समझना चाहूंगा। विकास की इस एक बड़ी उपलब्धि के साथ साथ अगर धर्म और जाति के आधार पर वोट होता है तो पूर्वांचल में जातिगत आधार पर जो यादव कम्युनिटी है वो अपेक्षाकृत सबसे ज्यादा है। बाकी अलग अलग जातिगत चीजों को देखें तो जो मेरे पास आंकड़े हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में, फिर क्या वजह है कि पूर्वांचल में 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी बढ़त बनाती है? तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। मोदी पहुंच चुके हैं मंच पर, साथ में राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी मौजूद हैं। एनके सिंह सर, अच्छा सवाल है। बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, एक अकेला मोदी एक व्यक्तित्व है जिसने की ओवरआर्चिंग इन्फ्लुएंस रखा है, ठीक है, उसमें एक रिलीजन का कंपोनेंट है, लेकिन जाति वगैरह खत्म हो गया। आप देखें पूरी लगभग हर जाति ने वोट दिया है। ये जो वोट परसेंटेज है 2019 में, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 50%, 49 पॉइंट समथिंग वोट मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि जो बाकी चीजें हैं, जाति है, अन्य चीजें हैं, वो सारी खत्म हो गई और वो वोट बीजेपी को मिले। तो ये एक व्यक्ति के आने से, ठीक है, उसमें रिलीजन का भी बड़ा योगदान है, इसमें कोई, और वो भी मेजॉरिटी रिलीजन का बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन जो भी हो, मोदी को सिर्फ इसी के वोट नहीं मिले, मोदी की अपनी मकबूलियत मोदी की अभी भी अनअसेलेबल है। मेरे ख्याल से जो अपोजिशन है, इसको काउंटर करने के लिए सबको मिलकर लड़ना था, और मिलकर लड़ने के साथ एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना था, कैडर स्ट्रक्चर बनाना था। वो अपोजिशन लैग कर गई। मेरे ख्याल से ये उसके लिए सबसे बड़ी कमजोरी रही कि ना वो साथ मिल पाए, क्योंकि अगर आपको काउंटर मोदी के इस एक्सेप्टेबिलिटी को करना है, उनकी मकबूलियत को करना है, तो आपको इस समय सबको साथ होकर लड़ना पड़ेगा। और कैडर स्ट्रक्चर में कमिटमेंट चाहिए, जो कि बीजेपी के पास है, लेकिन इनके यहां कैडर स्ट्रक्चर जो है वो उस तरह का कमिटेड नहीं है, और वो जो जुझारूपन होता है वो नहीं, वरना ये सबके सब साथ मिलकर लड़े होते। आज ये हाशिए पे क्यों है? सिर्फ इसलिए कि ये कलेक्टिवली नहीं लड़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से बीजेपी को एडवांटेज दिखा रहे हैं जरा मंच की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का